नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बड़ी समस्या पर। उत्तराखंड राज्य में पलायन शुरू से एक बड़ी समस्या रही है। अब कोरोना काल के बाद प्रवासियों का वापस घरों को आना और उन्हें यहीं रोजगार उपलब्ध कराना वाकई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि प्रदेश से पलायन की जो वजह है उनमें एक प्रमुख वजह रोजगार को लेकर पलायन भी है। सरकार चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, पर इस स्थिति पर कहीं भी कोई बदलाव नजर नहीं आया। समस्या जस की तस है और समाधान कोई नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, साथ ही प्रवासियों से भी अपील कर रहे हैं कि ऋण लेकर यहीं अपना रोजगार स्थापित करें, जिसमें सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी। लेकिन जमीन की हकीकत क्या है? क्या सच में ऋण मिलना, रोजगार स्थापित करना अब आसान हो गया है? और क्या अन्य विकल्प हो सकते हैं रोजगार उपलब्ध कराने के? इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं किच्छा से भारतीय जनता युवा मोर्चा कुमाऊं मंडल के सह संयोजक विवेक दीप सिंह जी। साथ ही हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ रहे हैं युवा कांग्रेस अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष निर्मल रावत जी, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी संजय प्रसाद जी। स्वागत है आप सबका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। विवेक जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा कि किस तरीके की सुविधाएं प्रवासियों को दी जा रही है कि वो अपना रोजगार यहाँ पे स्थापित कर सकें। सरकार किस तरीके से उस पर काम कर रही है, हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं। माध्यम से न्यूज़ 31 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी तरफ से हर तरीके का प्रयास कर रही है कि पलायन को रोकने के लिए, और जो हमारे प्रवासी मजदूर उत्तराखंड राज्य में आए हैं उन लोगों को किसी भी सूरत में इसी प्रदेश में रोजगार मिले, उसके लिए सरकार ने अनेकों योजनाओं को लागू किया है। अब हो सकता है कि जैसा कि आपने मुझसे कहा, मैंने आपके मुझसे सुना कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो हो सकता है कि दिक्कत समस्याएं आ रही हैं, लेकिन कोरोना का संकट काल चल रहा है। प्रशासन एक तरफ कोरोना से लड़ने में लगा पड़ा है और दूसरी तरफ ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक साथ मिलकर उन प्रवासी लोगों के लिए आगे बढ़कर अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा प्रयास करना होगा, जिससे उन लोगों को सहयोग मिले, सहायता मिले। विवेक जी, आप भी युवा हैं और अपने युवा संगठन को आप लीड कर रहे हैं, कुमाऊं के सह संयोजक हैं आप। तो युवाओं की जो परेशानियां हैं, युवा जो रोजगार के लिए ही पलायन यहाँ से करता है, एक पलायन, जैसे मैंने कहा कि पलायन एक समस्या है, बड़ी समस्या है जिस पे सरकार पिछले कई वर्षों से काम करती आ रही है, तो कैसे वो अब पलायन को रोकने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम सरकार कैसे करेगी? क्या विजन है सरकार का, आपको क्या लगता है? पलायन यानी अब चुनौती बन चुकी है। विगत कुछ दिनों से आप यानी कि हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के अनेक राज्यों में जो हमारे उत्तराखंड के लोग थे वो वापस आ रहे हैं, और अब ये सरकार के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए चुनौती है। और इस चुनौती का समय मुझे लगता है कि हम लोगों को उन सभी युवाओं का और जो भी प्रवासी लोग आए हैं उन सबका अपने स्तर से मनोबल बढ़ाने का भी कार्य हमारा बनता है, और उनके लिए जो जिस क्षेत्र से वो लोग आए हैं उन क्षेत्र में उनका सहयोग करने का हम लोग का कर्तव्य बनता है। सरकार अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है, लेकिन हम लोग की भी नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं हर चीजों से अवगत हैं, अपने क्षेत्र को जानते हैं, तो हम लोग की मदद कर सकते हैं, और उन लोग की मदद करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जी निर्मल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्षेत्र में रहते हैं, ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं, तो किस तरीके की समस्याएं युवाओं के सामने आ रही है? जो लोग प्रवासी जो थे वो वापस अपने राज्य में वापस आए हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समस्याएं कुछ उनके सामने आ रही हैं रोजगार स्थापित करने में? इस कोरोना महामारी के दौर में हमारे प्रदेश के तो युवा रोजगार की तलाश में यहाँ से बाहर गए हुए थे, आज वो कोरोना संकट के दौरान यहाँ वापस आए हैं, कोरोना संकट की वजह से वापस आए हैं। तो मुझे लगता है कि आज उनको हम सभी उत्तराखंड वासियों के साथ ही सरकार की भी जिम्मेदारी कि उन सभी के लिए एक ऐसा माहौल यहाँ स्थापित किया जाए कि जिससे वो अपने रोजगार की तरफ बढ़ सके और उन्हें वापस
अपने जो काम जो वो छोड़ के आए हैं, जो बाहर शहरों में काम करते थे, उस तरफ उनको न जाना पड़े, ऐसा कुछ हम उनके लिए यहाँ स्थापित करें। ऐसा कुछ हम उनके लिए एक हमारी जो उत्तराखंड की जो असलियत है, जो उत्तराखंड की जो असली हमारी पहचान है, उसको जिंदा करने की कोशिश करें। और उसमें हम अगर उन युवाओं को मर्ज कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। और सरकार के लिए मौका भी है और चुनौती भी है। मुझे लगता है अगर सरकार हमारे जो प्रवासी जितने युवा आए हैं उनकी समस्याओं का समाधान करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इसमें विफल रहती है, ये उनके लिए सोचने वाली बात है कि आप इस संकट के दौर में हमारे युवाओं के लिए, हमारे जो प्रवासी युवाओं के लिए है, उनके लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से कार्य योजना बना रहे हैं। ये बहुत आवश्यक महत्व का पॉइंट है। जी विवेक जी, जैसे निर्मल रावत जी ने कहा कि किस तरीके की कार्य योजना बना रहे हैं, किस तरीके की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, कुछ आप लोगों की नॉलेज में है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और रूपरेखा किस तरीके से, क्योंकि जो चीज़ें अभी ज़मीन पे नज़र आ रही है वो केवल ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें भी अगर हम देखें तो यही बात उभर करके सामने आई थी कि आप बैंकों से ऋण लें और अपना स्वरोजगार स्थापित करें करके। तो केवल बैंकों से ऋण लेने के अलावा उत्तराखंड सरकार कोई ऐसी रूपरेखा या कोई ऐसी रणनीति या कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि युवाओं को ऋण लिए बिना रोजगार प्राप्त हो सके, ऐसा कुछ? प्रवीण जी, देखिए, करना तो हम ही लोगों को होगा। जो युवा बाहर से प्रवासी आए हैं, जिनका जो हमारे राज्य से पलायन करके अन्य राज्यों में गए थे कार्य करने के लिए, अन्य राज्यों में कार्यरत थे, अब हमें करना उन्हीं लोगों को होगा कि वो लोग अपने राज्य में आए। मैं भी कुछ दिन पहले पूर्व में नैनीताल जिले में था। नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में जंगलिया गांव में एक गांव में हम लोग जंगलिया गांव में गए तो वहां देखने को मिला कि होम स्टे के माध्यम से एक युवा ने बहुत ही सुंदर क्या कहते हैं, वहां पे टेंट लगा के और होम स्टे को बढ़ावा दिया। और एक जगह गए तो वहां मधु पालन का कार्य युवा कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने बहुत ही तेजी से सरकार की कहते स्कीम्स का फायदा उठाते हुए कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के सामने अभी भी समस्या आ रही है और हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग की समस्याओं का समाधान करें, उन लोग का सहयोग करें। विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 जून को livehindustanCom का एक आंकड़ा था जो बता रहा था कि लगभग 2.9 लाख यानी कि लगभग 2,90,000 लोगों ने वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यानी कि 3 लाख के करीब लोग और वापस उत्तराखंड में पहुंचे होंगे अब तक। ये आंकड़ा 3 जून का है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। तो 3 लाख लोग वो, और उसके बाद यहाँ पे जो नई जनरेशन तैयार होती जा रही है जो रोजगार के लिए ढूंढ रही है, उन लोगों को रोजगार मुहैया कराना। आप 1-2 लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आगे लोगों को रोजगार मुहैया कराना, इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार, इसके लिए क्या रणनीति तैयार की गई? देखिए, सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। जिसको ऋण चाहिए अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए ऋण की व्यवस्था है। हमारे पास अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य के ही उधम सिंह नगर जिला हुआ, हरिद्वार जिला हुआ और पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योग कारखाने लगे हुए हैं। सरकार उस माध्यम से भी लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। लेकिन हाँ, कुछ समय लगेगा और मुझे विश्वास है कि कुछ समय में सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल होंगी और सब लोग को रोजगार मिलने का काम भी पूरा होगा। जी, मेरे साथ स्टूडियो में संजय प्रसाद जी है। संजय प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से विवेक सिंह जी बता रहे हैं कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, तो कितनी कोशिश करती हुई नज़र आ रही है सरकार? आप ज़मीन पे रहते हो, रिपोर्टिंग करते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपको कहाँ पे कितना नज़र आ रहा है कि ज़मीन पे काम करती हुई सरकार नज़र आ रही है? जी, सबसे पहली बात तो जो देखने में आई है कि जो पलायन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, वो आज वापस अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, घर से जब कोई निकलता है तो वो केवल रोजी रोटी और एजुकेशन के लिए ही निकलता है। तो आज जब वो वापस आ रहे हैं तो उनके पास आज कुछ नहीं है, न एजुकेशन है, न रोजी रोटी के साधन है, और सरकार की ऐसी कोई ठोस नीति भी देखने को नज़र नहीं आ रही है कि जिससे वो उस माइग्रेट हुए व्यक्तियों को वापस से यहाँ रोजगार दिया जा सके। जो रिवर्स माइग्रेशन में आए हैं, हमारे लोग हैं, हमारे ही परिवार के व्यक्ति हैं, उनको आज रोजगार देने के बजाय सरकार किन्हीं अन्य बिंदुओं की तरफ खींचती नज़र आ रही है। सरकार अभी 2022 की तैयारी में लगी है, या माननीय त्रिवेंद्र जी जिस तरीके से एक ठोस कदम, एक मजबूत नेतृत्व उन्हें कहा जाता है, वो कहीं देखने को नहीं मिला कि माइग्रेट लोगों को कोई ठोस नीति के तहत उन्हें रोजगार दिया जाए।
या उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। आज आप जैसा आपने कहा कि लोन लेके स्वरोजगार करें, आज आप लोन के क्राइटेरिया देखिए, बैंक ने इतने टर्म एंड कंडीशन रखे हुए हैं सारे लोन अप्लाई करने के लिए कि उनको फुलफिल करते करते ही आदमी परेशान हो जाता है। सरकार इस बात को कह रही है कि आपको बिना गारंटी के लोन मिलेगा, लेकिन कहाँ है पृष्ठभूमि में कहाँ है? किसी भी बैंक में आप देख लीजिए, किसी भी बैंक में आप चले जाइए, बैंक सबसे पहले आपको गारंटी मांगता है, आपके मॉर्गेज पेपर मांगता है, आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने को बोलता है। तो कहाँ बिना गारंटी के लोन रह गया? निर्मल जी, पहाड़ी क्षेत्रों में युवाओं के सामने ये समस्याएं आ रही है कि बैंक से लोन लेने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, जो बैंकों का ऋण है वो पूर्व की भांति है, उसमें कहीं भी सरकार द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया कि जो कोरोना की महामारी है उसका असर, उससे उबरने के लिए अगर हम कुछ उसमें डाल सकें, ऐसा कुछ सरकार ने उसमें नहीं किया है। आज भी मुझे लगता है कि ये प्रदेश की सबसे अस्पष्ट सरकार आज की तिथि में है, क्योंकि आज तक इनका कोई भी फैसला स्पष्ट नहीं है। ना अभी तक ये जो रिवर्स पलायन में जो हमारे युवा आए हैं वापस, जो प्रवासी थे वो जो आए हैं, उनके लिए अभी तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनी है। मुझे लगता है कि सरकार को एक सामूहिक रूप से अपना एक दल बनाना चाहिए, सब लोगों के जो विभिन्न जो संगठनों के लोग हैं उनसे सामंजस्य स्थापित करके एक ऐसी स्पष्ट नीति इन प्रवासी युवा बेरोजगारों के लिए बनानी चाहिए, तब जाकर कहीं उनकी समस्या का हल निकल पाएगा। वरना ये जो सरकार है केवल कॉपी पेस्ट की सरकार है, जो केंद्र से निर्देश आ रहे हैं उनको कॉपी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये आप मान के चलिए कि उत्तराखंड में जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से अभी तक कोई कार्य योजना त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। जी विवेक जी, कुछ कहना चाहेंगे आप, जवाब देना चाहेंगे? निर्मल। बिल्कुल कहूंगा, मैं तो अपने कांग्रेसी मित्र से यही कहना चाहूंगा, अगर स्पष्टता भ्रष्टाचार है वहां स्पष्टता बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी मंत्री, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आगे रहते हैं। अगर वही स्पष्टता है तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार में स्पष्टता नहीं है। लेकिन अगर आप धरातल की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे और ईमानदारी से लोग जनता के हितों की बात करेंगे तो मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा स्पष्ट सरकार है। और उस सत्ता के साथ युवाओं के लिए आंकड़े जो है वो आपके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपसे सवाल करने की वजह यह है कि जो आप बात कह रहे हो वो आंकड़े आपके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं फिर आपसे कह रहा हूँ प्रवीण जी, देखिए कोरोना महामारी अचानक आई, कोई बता के नहीं आई। जब कोरोना का संकट ये आया मार्च में, जब हम लोग को पता चला तो मार्च और आज जुलाई, बहुत ज्यादा समय नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ पहले दौर में हम लोग कोरोना से जंग लड़ने में, जीतने में सफल रहे। और मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आगे भी हम लोग सफल रहेंगे। एकदम ये पुरानी सरकार की नकारात्मक नीतियां थी, पुरानी सरकार की नाकामी थी, जिसके कारण से हमारे प्रदेश के युवा अन्य प्रदेशों में जाकर कार्य करने के लिए मजबूर थे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार युवाओं के लिए निश्चित रूप से एक नया अवसर बन के आएगी। और हमने तो एक स्लोगन भी दिया कि संकट को अवसर में बदलें, और विश्वास करिए ये स्लोगन साकार होता नजर आ रहा है और साकार होके रहेगा। जी निर्मल जी, इन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी जो सरकार रही थी उनकी जो कार्य रहे थे उसका खामियाजा उसको कवर करने में ही इनको टाइम लग रहा है। तो पलायन क्या केवल आपके ही वक्त में था? उससे पहले पलायन नहीं होते थे? या आप लोगों की तरफ से भी कोई ऐसी नीति बनी नहीं कि युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सके? जी मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाना चाहूंगा। अभी कोरोना संकट से पहले आपने देखा होगा प्रदेश में बेरोजगारों के लिए किस तरह का एक निराशा का वातावरण बना था, और मुझे लगता है कि कोरोना संकट के बाद वो वातावरण और ज्यादा गहरा गया है। आज की जरूरत सरकार को सामंजस्य बिठा के एक नीति बनाने की है। आप क्या करना चाहते हैं? आप आज कोरोना संकट में आप विपक्ष को कोस रहे हैं। आपको अभी ये संकट मिलजुल कर हमें इस कोरोना संकट से बाहर निकलना है। जो हमारे पलायन की समस्या है उसको मिलजुल कर हमने उससे निपटना है और हमारे युवाओं बेरोजगारों के लिए नीतियां बनानी है। ऐसे में आप इकलौते तरीके से अगर आप चलना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे चल पाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को चाहिए कि वो उत्तराखंड के समाज के बीच में जाए, वहां के सामाजिक संगठनों से बात करें, और जितने भी प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि होते हैं या जितने भी विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि जिनको उत्तराखंड के बारे में जो एक सोच रखते हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए और एक स्पष्ट नीति जो है युवा बेरोजगारों के लिए बनानी चाहिए। और जहां तक हमारे भाई साहब ने भ्रष्टाचार की बात कही तो मैं आपको केवल एक ही उदाहरण दूंगा।
कोरोना संकट के शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के क्रियाक्रम का बहाना लेकर कुछ लोग हमारे चमोली जिले तक घुस गए थे और मुझे लगता है आज सरकार ने वो मामला भुला दिया। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन से प्रदेश में कौन से लोग किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके आ रहे हैं। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगा, मैं वर्तमान कोरोना संकट के समय की बात कर रहा हूं कि सरकार जब इस तरह से अंधी सरकार अगर चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी नीति को स्पष्टता से रख पाएंगे जनता के सामने। आज सरकार को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है और युवाओं के लिए सोचने की जरूरत है। जी विवेक जी, आप एक बात आपने कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का निधन हुआ, जिस निधन और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं हुए, उस अंत्येष्टि के कार्यक्रम पे आपने प्रश्न चिन्ह उठाया। मुझे लगता है कि आपको पुनः अपने वक्तव्य को वापस लेकर खेद जताना चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का निधन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद नहीं रहे। ये उनके बाद की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय के ओर से ये स्पष्ट पत्र जारी किया गया है कि हमारा भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है। लोग वहां पर उपस्थित। विवेक जी, हमारा मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपना रोजगार छोड़ करके, जो अपना रोजी रोटी छोड़ करके वापस इस प्रदेश में आए। मैं प्रवीण जी वही कहना चाहता हूं कि एक बात मैं अपने कांग्रेस के मित्र से यही बात कहना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे पलायन के मुद्दे को लेकर बैठे हैं। आप अपनी सरकार की पूर्व की नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। एक यानी कि इतना गंभीर विषय, पलायन का विषय, उस विषय को बुलाकर आप इस विषय को भरमाकर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। पलायन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार की स्पष्टता नहीं थी तो आपकी सरकार तो पूरे 5 साल हो चुके थे, आपकी सरकार ने 3 लाख युवाओं ने पलायन क्यों किया? हमारी सरकार में सबसे रिकॉर्ड रोजगार दिए गए थे। हमारी सरकार में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई थी। हमारी सरकार में गेस्ट टीचर्स की भर्ती की गई थी। हमारी सरकार में एलटी प्रवक्ताओं की भर्ती की गई थी। हमारी सरकार में रोजगार का एक मेला लगाया गया था। आज जब युवाओं से पूछ सकते तो याद करेंगे हरीश रावत की सरकार ने सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया था। लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई है सबसे रोजगार केवल अखबारों में दिखते हैं, विज्ञप्तियों में दिखते हैं और वो अपनी आखिरी जो सीमा है उस तक नहीं पहुंच पाते। अन्य राज्यों में गए थे, आज वो वापस आए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि 3 लाख की संख्या से 3 लाख की नहीं है, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं उत्तराखंड के जो अभी भी अन्य राज्यों में 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जो वापस आना चाहते थे, जो लोग वहां पे रोजी कमा रहे थे, जो लोग दिन में कमा करके शाम को खाते थे, या फिर जिनका रोजगार ऐसा था जो लॉकडाउन से प्रभावित हुआ। 3 लाख तो ऐसे लोग हैं, जबकि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। मैं प्रसाद जी आपके पास आना जी, आप कुछ कहना चाहिए? जी विवेक जी, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूँगा कि बेशक आप सत्ता में हैं इसीलिए आपसे सवाल किया जाता है, एक पत्रकार की भूमिका में मैं हूँ तो आपसे सवाल करना एक हक बनता है। अगर सरकार सारे मामलों में रोजगार देने के मामले में सफल रही है तो क्यों सिडकुल से 130 कंपनियां बंद होकर चली गईं, जिसमें लाखों युवाओं को रोजगार मिला था, जिसमें लाखों युवा यहाँ रोजगार में थे, वो सारे बेरोजगार हो गए। उन्हें कहीं अन्य प्रदेशों में माइग्रेट होकर जाना पड़ा, मजबूरन जाना पड़ा, यहाँ छोड़ के अपना घर छोड़ के अपना प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा। क्यों 130 कंपनियां बंद हो गई? संजय जी, 130 कंपनियों का बंद होने का कारण मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। मैं आप भी देख रहे थे, कोरोना संकट से पहले पूरा का पूरा विश्व वैश्विक तंगी से, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस आर्थिक तंगी से अपने आप को बचाने की कोशिश करी और उसी का नतीजा था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाए। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि 130 कंपनियां गई हैं, लेकिन जल्द उत्तराखंड में बहुत सी कंपनियां आने की तरफ हैं। और उससे और बीच में भी आपने देखा था, रिलायंस हो चाहे कुछ और ग्रुप्स हो, उत्तराखंड में आ रहे थे। और मुझे लगता है कि अगर कोरोना संकट नहीं आया होता तो अन्य कंपनियां भी उत्तराखंड में आई जी। त्रिवेंद्र जी ने जिस तरीके से कोशिश की थी इन्वेस्टर्स मीट बुला के, इन्वेस्टर्स मीट का कोई रिजल्ट देखने को मिला अभी तक? क्योंकि पृष्ठभूमि पे कुछ नहीं है, जिससे रोजगार की एक बहुत बड़ी संभावना बन रही थी कि इन्वेस्टर्स मीट उत्तराखंड में हुई है, त्रिवेंद्र जी की बड़ी पहल है और इससे शायद युवाओं को रोजगार मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से युवा अपना काम कर सकेंगे।
क्योंकि हमारे यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड में काबिलियत की कमी नहीं है। आप टेक्निकल्स भी अगर आप देखना चाहें तो टेक्निकल्स भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि इन्वेस्टर्स मीट को ऑर्गेनाइज करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला? महामारी के चक्कर से जूझने लगे जी। मैं कह रहा हूं जब तक हम लोग को इन्वेस्टर मीट के रिजल्ट देखने को मिलते, सकारात्मक कहते हैं रिजल्ट देखने को मिलते, उसी बीच हम लोग क्या कहते हैं कोरोना जैसी महामारी के बीच में आ गए। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, ये वर्ष पूरा नहीं होगा उससे पहले ही आपको धरातल पे देखने को मिलेगा कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, और उत्तराखंड की जो हमारी देवीय संपदा है उसका हम लोग को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, चार धाम योजना के अंतर्गत जो क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ऑल वेदर रोड है, उसके माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा एक रोजगार जी। एक मुख्य चीज विवेक जी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बैंक से लोन लीजिए और स्वरोजगार स्थापित कीजिए, लेकिन आज बैंकों के पास जो धन है वो देने के लिए बैंक इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ मांगता है। शायद आप खुद जानते होंगे इस बात को कि बैंक यहाँ तक कि उनकी घर जमीन और ये सारी चीज़ें तक मॉर्गेज करवा लेता है। तो इस कंडीशन पे एक रिवर्स माइग्रेट हुआ व्यक्ति जो केवल रोजगार की तलाश में बाहर गया था, उसके पास ना तो धन है, उसके पास ना लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर सकें, तो इस कंडीशन पे उस व्यक्ति का क्या होगा? वो किस तरीके से लोन हासिल कर पाएगा या सरकार कैसे उसे मदद करेगी? विवेक जी, इसी पे सवाल ऐड कर रहा हूं मैं, कुछ चीजें इसमें ऐड करके आपके सामने रख रहा हूं। हमारे पास एक आंकड़ा है जो हमने जो उद्योग विभाग है उससे लिया है। ये आंकड़ा बताता है कि अब तक 3 लाख लोग जो वापस आए हैं, जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, उसमें से 10,000 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था। 10,000 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था, और जो जिलाधिकारी से इंटरव्यू होते हैं उसके बाद केवल 630 फर्स्ट राउंड में केवल 630 जो एप्लीकेशंस थी उनको अप्रूवल मिला है। और अभी वो बैंक में नहीं गए, डिसबर्समेंट के नाम पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हुआ ये है कि 10,000 एप्लीकेशंस जिलाधिकारी, तो ये युवा जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, अगर उनमें पहले ही ये क्षमता होती तो वो पहले ही लोन लेकर के काम शुरू करते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोन के अलावा और क्या चीजें हैं जिससे हम लोग यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं? हम जिन क्षेत्रों में अपने आप को स्वयं को निपुण मानते हैं, मुझे लगता है कि हमें उन्हीं क्षेत्रों में अपने उत्तराखंड राज्य में अपने लिए अवसर तलाशने चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग अगर अपने क्षेत्र को छोड़ के अन्य क्षेत्रों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कठिनाइयां होंगी। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जिन क्षेत्रों से हम लोग आए हैं, जिन क्षेत्रों में हम लोग कार्यरत थे, हम उसी क्षेत्र में अवसर तलाशने का कार्य करें। मुझे लगता है कि वो जो 10,000 में से कुछ युवा आपने बताया कि 600 कुछ लोग ही सेलेक्ट हो पाए, मुझे लगता है कि एक सरकारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौर से हमें भी जाना पड़ता है, आपको भी जाना पड़ा होगा कभी, और उसी प्रक्रिया में जो लोग सफल हो पाते हैं, जो लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं, उन्हीं लोगों को सफलता प्राप्त। नहीं विवेक जी, ये केंद्र सरकार ने भी सुनिश्चित किया था और राज्य सरकार ने भी इस बात को अपील की है लोगों से कि आप लोग स्वरोजगार के लिए वो कीजिए। हम लोग आप लोगों को 20,000 करोड़ का पैकेज था, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ का पैकेज था, जिसमें से एमएसएमई को स्पेशली लघु मध्यम उद्योगों के लिए पैसा दिया गया था। अब वो पैसा अगर इन ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो इस बजट का क्या फ़ायदा है? क्या केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा या उन गरीबों को इसका फ़ायदा मिलेगा जिन लोगों को सच में इसकी ज़रूरत है? प्रवीण जी, फायदा उन्हीं को मिलना चाहिए जो लोग उसके सही में पात्र हैं, पर जो सही में पात्र हैं, मैंने ऐसा महसूस किया है, मुझे लगता नहीं, मैंने ऐसा महसूस किया है कि वो लोग थोड़ा, उन लोगों के पास पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से वो लोग अपनी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी बड़ी समस्या आती है। जैसे एमएसएमई के अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, उनको फॉलो करना उन लोगों के लिए अनिवार्य होता है। अब वहीं पे वो लोग क्या कहते हैं, बाहर से आए हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, उन्होंने आज तक दूसरों के अधीन रह के काम करना सीखा था,
डॉक्यूमेंट से वो लोग कमजोर हैं। हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनको डॉक्यूमेंट से मजबूत करें, क्योंकि सरकार की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उन लोगों को इसके लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा। जागरूक करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपका कहना यह है कि जो 10,000 फॉर्म्स जमा किए गए थे उसमें से केवल 630 फॉर्म्स ऐसे थे जिनको जानकारी थी या जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए थे, बाकी लोगों को जानकारी का अभाव था या डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे नहीं थे, इस वजह से उनको ऋण नहीं मिला। मुझे लगता है कि यही कारण होगा कि क्या कहते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी हो। निर्मल जी, कितना सहमत है आप इस बात से? निर्मल जी, कितना सहमत है आप इनकी इस बात से कि लोगों को जानकारी का अभाव है? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, ये सरकार एक अस्पष्ट सरकार है, इसकी नीतियों में कोई भी स्पष्टता नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, अगर आज प्रवासी जो बेरोजगार हमारे साथी हुए हैं उनके लिए कोई स्पष्ट नीति आज तक ये नहीं ला पाए हैं। अगर इन्हें हमारी उत्तराखंडियत की पहचान होती, अगर इस सरकार को गंभीरता होती प्रवासियों के प्रति कोई अगर ये भाव रखते, तो मुझे लगता है कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप युवा हैं, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो रोजगार, क्योंकि लिमिट है, ऋण भी बांटेंगे तो उसकी एक लिमिट है, 20 लाख करोड़ का पैकेज है तो वो पूरे देश में बांटा जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को अभी जो मिला हुआ है वो 15 करोड़ रुपए मिला है फर्स्ट फेज में, जिसमें उन्हें 1500 यूनिट पूरी करनी है। 1500 यूनिट के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि जो है अभी केंद्र सरकार की तरफ से अवमुक्त की गई है। आप और क्या आह्वान करना चाहेंगे कि इससे तो 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा, या इससे जुड़ करके चलिए मान लेते 10-10 लोग, 1500 यूनिट को अगर हम 15 करोड़ रुपए में बांटे तो 1 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से जाता है। एक आदमी 10 लोगों को रोजगार दे सकता है, इतना मान करके चलते हैं। लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। जो प्रवासी रिवर्स माइग्रेशन का जो आंकड़ा है वो लगभग 3 लाख के करीब है, और उसके अलावा हमारे राज्य में जो पहले से हैं वो बेरोजगारी है। तो आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को कि क्या और विकल्प हैं जिनसे हम लोग यहाँ पे रोजगार बना सकते हैं, जिनके द्वारा हम रोजगार दे सकते हैं? ऋण योजना लिमिटेड ऑप्शन है, ये मान करके चलिए, क्योंकि 3 लाख लोगों में से केवल 10,000 लोगों ने ही ऋण के लिए अप्लाई किया। तो आप मानिए कि बाकी लोग अपने आप को या तो मानते नहीं है या उनका नेचर नहीं है कि वो बिजनेस करें या फिर रिस्क लेकर के काम करें, क्योंकि 3 लाख लोगों में से अब तक केवल 10,000 लोगों ने ही लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो क्या अन्य विकल्प हैं जिनसे रोजगार, आप अपनी तरफ से क्या सरकार को सजेशन देना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ हमारे जो बेरोजगार हैं, जो प्रवासी बेरोजगार हैं, 2 टाइप ऑफ हैं। एक हमारे साथ हैं जो प्रशिक्षित हैं, जिन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है या जिन्होंने कोई हस्तकौशल का काम सीखा हुआ है। एक हमारे साथ है जो सामान्य बीए और एमए ये सब जो चीजें होती हैं इनको करके जो आए। तो हम पे इनको 2 वर्गों में सबसे पहले बांटना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे 2 वर्गों में कितनी कितनी जगह बनती है। उस हिसाब से हमें किसी के लिए अगर हस्तकौशल की तरफ जाना है, अपनी काश्तकार कुमाऊं की जो शिल्प है, गढ़वाल की जो शिल्प है या उत्तराखंड की जो शिल्प है, उससे अगर उनको जोड़ना है तो हमें उसके लिए विशेष प्रशिक्षित वर्ग की आवश्यकता होगी। और जो हमारा सामान्य प्रशिक्षित वर्ग है उसे हमें मर्ज करना होगा। उससे हमने विभिन्न जो विभागों की योजनाएं चलती हैं उनसे लाभान्वित कराना होगा। उन्हें हमने जो विभिन्न जो हमारी सरकार की स्कीमें जो बनती आई हैं, जिनसे हम उन्हें जोड़ सकते हैं या जिनमें उनके लायक योग्यता हमें चाहिए, उससे हमें जोड़ना होगा। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे कि हमारे पास कैसा मैन पावर है, तो मुझे नहीं लगता हम किसी भी समस्या से पार पा पाएंगे। सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। चला ही रही है सरकार, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के प्रोग्राम चला रही है, कौशल विकास जिसको कहते हैं उसको लेकर के प्रोग्राम चला ही रही है। इन सब पे तो सरकार काम ही कर रही है। आप कोई और जो रिसोर्सेस हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है? युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और किस तरीके के काम होने चाहिए आपकी तरफ से? संजय प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, आपके पास सबसे पहली चीज मैं विकल्पों पे चर्चा एक राय देना चाहूंगा जरूर निर्मल जी के द्वारा। माननीय रावत जी से मैं जरूर कि ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर रोजगार देने की बात आती है तो उत्तराखंड का युवा सबसे पहले सरकारी नौकरी को अहमियत देता है। आज सरकार के हर एक विभाग में सारे पद खाली पड़े हुए हैं, चाहे आप शिक्षा विभाग ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, चाहे आप पोल्ट्री में ले लीजिए, चाहे आप मत्स्य में ले लीजिए, चाहे आप फिशरीज में ले लीजिए, सारे विभागों में पद खाली पड़े हैं। तो क्या सरकार इन पदों को भर के रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर सकती? प्रसाद जी, एक लिमिटेड होगा ना, वो सारी चीजें जो भी होंगी वो लिमिटेड होंगी। उसके अलावा हम लोग अपने संसाधनों से कैसे, कि जैसे हिमाचल में एक आरटीआई कहती है कि लगभग सारे विभागों को मिला के उत्तराखंड में
1 से 1,20,000 पद खाली हैं। जी निर्मल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं आपसे जो बात कह रहा था वो अभी जो प्रवास, जो कोरोना संकट के बाद जो हमारे सामने जो समस्या आई है बेरोजगारों की, जो प्रवासी बेरोजगारी समस्या है, उससे जुड़ी हुई मैं बात कर रहा था कि उनको अगर हमने उनको मर्ज करना है, उनको हमने रोजगार से जोड़ना है, उनको हमें उत्तराखंडियत से जोड़ना है, तो मुझे लगता है कि हमें उनको वर्गों का उनको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एक वृहद अभियान प्रवासी जो बेरोजगार साथी हुए उनके लिए चलाना पड़ेगा, ताकि उनको स्पष्टता से उनको पता लगे कि हम किस योग्यता के साथ किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अगर उनके पास 2 ऑप्शन होंगे तो उन्हें पता होगा कि हमारी जो योग्यता वो इस क्षेत्र के लायक है, तो हमें उन्हें क्लासिफिकेशन के दौर से गुजारना होगा। इसी तरह से हम एक बृहद प्लान उत्तराखंड में चलाकर इन प्रवासी जो बेरोजगार साथी है इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। बिना रूपरेखा के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सरकार को भी ये सोचना चाहिए, इसके लिए एक बृहद चिंतन की आवश्यकता है और बृहद मनन की आवश्यकता है कि हम किस तरह से उनको रोजगार से जोड़ें, किस नीति के साथ उनको रोजगार से जोड़ें, उसकी स्पष्टता भी आवश्यक है। जी विवेक जी, आप लोग युवा मोर्चा के सदस्य हैं, तो आप लोग ये युवाओं की बात वहाँ सरकार तक पहुँचा सकते हैं कि इस तरीके के युवाओं की तरफ से सजेशंस आते हैं? आप देखेंगे अभी हम कुछ दिनों पहले हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को लेकर के भी, वो भी अपनी सैलरी को लेकर के काफ़ी परेशान थे। उनको भी कोरोना काल में नहीं मिल रही थी, उनकी जो सैलरी थी वो उनको नहीं मिल पा रही थी। कई प्राइवेट स्कूल्स उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको सैलरी नहीं देते हैं। ये सारे मुद्दे उभर करके उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो एक स्पष्ट नीति की ज़रूरत सच में हमारे उत्तराखंड राज्य में है, जहाँ पे सरकार पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। क्या ऐसे कोई अन्य दिशा, इस दिशा में सरकार काम करती हुई नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल प्रभु जी, मैं निर्मल जी की बात में भी एक इत्तेफाक रखता हूँ कि निर्मल जी ने एक बात कही कि हम लोग को आपस में जागरूक करके, जो भी हमारे आसपास जो लोग पलायन करके आ रहे हैं, हमें उन लोग को जागरूक करने की आवश्यकता है, उनको सहयोग करने की आवश्यकता है कि हम लोग उन्हें सुझाएं या फिर उनकी मदद करें कि कैसे करके इन योजनाओं का लाभ हमें दिला। और जो आपने क्या कहते हैं शिक्षकों की बात करी, ये भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है पूरे के पूरे प्रदेश में। प्रदेश ही नहीं, मुझे लगता है अन्य राज्यों में भी हर जगह समस्या आ रही है कि विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों की तनख्वाह रोक के बैठा हुआ है। एक तरफ समस्या आ रही है कि उधर शिक्षकों की तनख्वाह रोक रखी है, उधर छात्रों से फीस वसूलने की बात आ रही है। सरकार भी अपनी तरफ से कठोर कार्रवाई कर रही है, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन सभी चीजों के साथ साथ हम लोग को भी सहयोग करना पड़ेगा, हम लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा और हम लोग को सरकार के साथ सरकार की नीति को मानते हुए, मैं एक बात कहना, निर्मल जी कुछ मुझे लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे पहले अपनी बात को खत्म करूं कि हमें क्या कहते हैं सरकार की नीति को सहयोग करते हुए लोगों को भी समझना होगा कि एकदम इतना बड़ा संकट आया है, एकदम इससे हम लोग निजात नहीं पा सकते, लेकिन हाँ धैर्य रखकर, सोच समझकर, सारी चीजों को देखते हुए अच्छे से अच्छा काम करने का काम करें। जी, मैं कहना चाह रहा था कि सरकार को अगर सबके साथ लेके चलना होगा तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसके लिए तैयार है। हमारे सारे आनुषंगिक संगठन जितने कोरोना संकट के दौर से ही काम करते आ रहे, लेकिन सरकार आज हमें दुश्मन मान बैठी है। सरकार कोरोना संकट की बजाय हमसे निपटने में बैठी है। हम भी कुछ काम कर रहे हैं तो हम पे मुकदमे लगा दी जा रहे हैं। आखिर थोड़ी सी राजनीतिक सुकैरता की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। थोड़ा सा इन चीजों को छोड़ना चाहिए। आपको अभी संगठित होना है, पूरे प्रदेश को एक साथ रखना है, पक्ष विपक्ष को एक साथ रखना है, उसके बाद जाके हम किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे, किसी नीति पे पहुंच पाएंगे। जी प्रसाद जी, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क। आप जी तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब आप भी असुरक्षित हो गए हैं, ऐसा ना हो कि आपका दल आपको बाहर निकाल दे क्योंकि सही को सही कहने में आपके यहाँ बहुत कठोर कार्रवाई है। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो एक ही चीज़ कही जाती है कि जो सत्ता में होता है जवाब वही देता है। इसीलिए मैं आपसे एक पत्रकार होने के नाते मैं सवाल केवल आपसे करता हूं। और हाँ, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा विवेक जी के माध्यम से माननीय रावत जी को कि अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जरूर एक सीरियस तौर पर इन प्रवासियों के लिए, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो बाहर से आए हैं वापस घर, उनके लिए ज़रूर एक ठोस नीति बनाएं और उस ठोस नीति पे काम करें। क्योंकि ये दलगत राजनीति, इस पर आरोप लगाना, उस पर आरोप लगाना, ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन जो रोजगार देने वाली बात है वो रोजगार जरूर मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी नीति बनाए जो सरकार पूरी उस पे काम करे। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ में
भारतीय जनता युवा मोर्चा के सह संयोजक और जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अल्मोड़ा के है कि किस तरीके से हम लोग आगे जो हमारे प्रवासी लोग आए हुए हैं उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं, और सरकार को भी चाहिए कि उनके लिए एक स्पष्ट नीति तैयार करे। उन लोगों को रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है, तो सरकार को भी चाहिए कि उसके लिए एक स्पष्ट नीति तैयार हो। उनके सामने जो समस्याएं आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का होना भी लगता है कि ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों पे सरकार एक बार सोच विचार करे और इस नीति को नए सिरे से लागू करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। आप सबको भी देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ में और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।